हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी 5.1। ये जो एक्टिविटी है वो चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट की फर्स्ट एक्टिविटी है। ओके, लुकिंग एट इट्स रिजेम्बलेंस टू एल्कली मेटल एंड द हाइड्रोजन फैमिली, ट्राई टू असाइन हाइड्रोजन एट करेक्ट पोजीशंस इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मतलब जो हाइड्रोजन एलिमेंट जो होता है उसकी आपको क्या करनी है इस एक्टिविटी के अंदर, जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल्स जो है उसके अंदर करेक्ट पोजीशंस को बताना है आपको। जब मतलब ओके, तो मतलब हाइड्रोजन की पोजीशंस बतानी है आपको। इसमें ये बताया गया है कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट जो होता है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो फर्स्ट ग्रुप जो होता है एल्कली मेटल उससे भी मिलती है, जबकि हाइड्रोजन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी जो होती है वो हेलोजन ग्रुप जो होते हैं उससे भी मिलती है। ओके, तो मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट को किसके साथ में रखिए, एल्कली मेटल के साथ में रखना चाहिए या फिर हेलोजन ग्रुप के साथ में रखना चाहिए। ओके, Mendeleev placed hydrogen with alkali metal while its some properties are similar to halogen. Mendeleev ने क्या किया है कि जो हाइड्रोजन जो है उसको कहाँ रखा है, एल्कली मेटल के साथ में रखा है, मतलब फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड के अंदर रखा है। ओके, जबकि इसकी जो प्रॉपर्टी जो होती है वो हेलोजन से मिलती है। हेलोजन्स क्या होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं वो हेलोजन्स होते हैं। तो द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट because its property are more similar to the alkali metal, as it has the property of losing electrons, that is it is a electropositive। मतलब जो हाइड्रोजन की जो पोजीशंस जो होती है मतलब उसको कहाँ रखा गया है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर एल्कली जो मेटल्स जो होते हैं ना मतलब फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड के अंदर रखी गई है। मतलब ये हाइड्रोजन की जो पोजीशंस जो है वो एकदम करेक्ट है उनके हिसाब से, क्योंकि जो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी जो होती है वो एल्कली मेटल्स से बिल्कुल मिलती जुलती है। जिस तरीके से जो एल्कली मेटल्स जो होते हैं, मतलब जो मेटल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करने की क्या रखते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं। उसी तरीके से जो हाइड्रोजन जो होता है वो भी क्या करता है, मतलब हमेशा मतलब मेटल की जैसे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देने की कैपेसिटी रखता है। तो मतलब इस तरीके से जो एल्कली मेटल्स हुए और हाइड्रोजन जो हुए वो क्या हुए, इक्वल हुए। इसीलिए क्या रखा था मेंडलीव ने, हाइड्रोजन को किसके साथ में रखा, इलेक्ट्रो मतलब एल्कली मेटल के साथ में, मतलब फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड के अंदर रखा। ओके, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ओके, जो देने की कैपेसिटी रखते हैं या लूज करने की कैपेसिटी रखते हैं उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इसलिए हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है और जो एल्कली मेटल्स जो है वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। ओके, अब ये जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर क्या किया गया है, ये है हाइड्रोजन। ओके, और ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब एल्कली मेटल्स है। इनको एल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी क्या करते हैं, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मतलब इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इस वजह से भी क्या करा है, हाइड्रोजन को क्या करा है, मतलब इनके साथ में रखा है, मतलब फर्स्ट ग्रुप और मतलब फर्स्ट ग्रुप के अंदर रखा गया है। ओके, मतलब एल्कली मेटल वाले ग्रुप के अंदर रखा गया है। ओके, electro configurations of hydrogen resembles that the alkali metals, like alkali metals, hydrogen combines with halogen, oxygen and sulfur to form compound having similar formulae। दूसरा इसका रीजन ये है कि जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो होता है उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक होता है, और जो एल्कली मेटल्स वाला जो ग्रुप होता है उसके अंदर भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक होते हैं। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, एल्कली मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक दूसरे से क्या करता है, एकदम रिजेंबल करता है, एक दूसरे से मैच करता है। इसीलिए भी मतलब हाइड्रोजन को किसके साथ में रखा है, एल्कली मेटल के साथ में रखा है। ये दूसरा रीजन है। ओके, और इसी तरीके से जो मतलब एक तीसरा रीजन ये है कि जिस तरीके से एल्कली मेटल्स जो होते हैं, मतलब एल्कली मेटल के जैसे ही जो हाइड्रोजन जो है वो क्या करती है, हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ मिलकर क्या बनाती है, जिस तरीके से एल्कली मेटल्स कंपाउंड बनाते हैं ना इनके साथ में मिलके, हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ में मिलके, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी क्या करती है, हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ में मिलके सेम कंपाउंड बनाती है। और उनके जो फॉर्मूले होते हैं एल्कली मेटल और से जो कंपाउंड बन रहे हैं और जो हाइड्रोजन से इनके साथ में जो कंपाउंड बन रहे हैं उनके फॉर्मूले लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं।
तो हम यहाँ देख लेते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है इसका यदि आप हेलोजन के साथ में कंपाउंड बनेंगे तो HCl, और इसी तरीके से जो एल्कली मेटल जो है सोडियम, यदि सोडियम भी क्या करती है, यदि हेलोजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाती है तो वो होता है NaCl। मतलब इन दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है। ओके, इसी तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में मिलकर बनाती है H2O। ओके, इसी तरीके से जो एल्कली मेटल है सोडियम, वो ऑक्सीजन के साथ में मिलकर क्या बनाती है, सोडियम ऑक्साइड। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन सल्फर के साथ मिलकर क्या बनाती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। और जो मतलब सोडियम जो होता है वो सल्फाइड के साथ में मिलके जो कंपाउंड बनाता है उसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो हाइड्रोजन के और जो एल्कली मेटल के जो कंपाउंड होते हैं हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। इसीलिए हाइड्रोजन को किसके साथ में रखा गया है, एल्कली मेटल के साथ में रखा गया है। ओके, on the other hand, just like halogens, hydrogens also exist as diatomic molecules and it combines with metal and non-metals to form covalent compound। दूसरी तरफ आप देखें तो क्या करती है कि जो मतलब हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन की जैसे कैसे कंपाउंड बनाती है, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स बनाती है। डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से हेलोजन, हेलोजन का मतलब होता है सपोज आपने क्लोरीन लिया तो क्लोरीन किसकी फॉर्म में होती है, Cl2 की फॉर्म में। उसी तरीके से जो हाइड्रोजन जो होती है वो भी किस फॉर्म में होती है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, मतलब H2 की फॉर्म में ही रहती है। तो इसीलिए मतलब दोनों के कंपाउंड जो है वो सेम है, इसीलिए हाइड्रोजन को आपको किसके साथ में रखना चाहिए था, हेलोजन के साथ में रखना चाहिए था। एंड इट कंबाइंस विद मेटल एंड नॉन मेटल्स फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। दूसरा रीजन ये है कि जिस तरीके से हेलोजन जो होती है वो मेटल और नॉन मेटल के साथ में मिलकर क्या बनाती है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाती है। उसी तरीके से हाइड्रोजन भी क्या करती है, मेटल और नॉन मेटल के साथ में मिलकर क्या बनाती है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाती है। तो ये इसके हिसाब से, इस वाले रीजन के हिसाब से तो हाइड्रोजन को किसके साथ में रखना चाहिए, हेलोजन के ग्रुप के अंदर रखना चाहिए। ओके, लेकिन अगर आप इसको यहाँ कंपैरिजन करेंगे तो आपको हाइड्रोजन को किसके अंदर रखना है, एल्कली मेटल वाले ग्रुप के अंदर उसको रखना है। ओके, अब मैं बता देती हूँ कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है। कोवैलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या होते हैं, दो एलिमेंट के बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी 5.2। ये जो एक्टिविटी है वो क्लास 10 चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट की एक्टिविटी 2 है। ओके, अब देखते हैं इस एक्टिविटी का क्वेश्चन 1 क्या है। कंसीडर द आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन Cl35 एंड Cl37। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरीन क्या होता है। क्लोरीन जो होता है उसको हम Cl से लिखते हैं, ये Cl से हमने इसको डिनोट किया। ओके, इसके जो आइसोटॉप जो होते हैं, आइसोटॉप ये होते हैं कि मतलब एक ही एटम के बहुत मतलब एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स, जिसका क्या होता है मॉलिक्यूल, मतलब जो एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोटॉप। ओके, वुड यू प्लेस देम इन डिफरेंट स्लॉट्स बिकॉज देयर एटॉमिक मास आर डिफरेंट। जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर मतलब इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि ये जो क्लोरीन के हैं आइसोटोप हैं Cl35 और Cl37, तो आप इनको मतलब डिफरेंट स्लॉट के अंदर प्लेस करेंगे क्योंकि इनके जो एटॉमिक मास जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ओके, और वुड यू प्लेस देम इन द सेम पोजिशन बिकॉज दियर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम, या फिर आप उनको एक ही मतलब सेम पोजिशन के अंदर ही रखेंगे क्योंकि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती है। तो आप इनमें से क्या करेंगे, उनको डिफरेंट पोजीशंस देंगे या फिर उनको एक ही पोजीशंस के अंदर रखेंगे। तो ये आपको दो तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपको मतलब इनका रीजन जो है वो आपको समझाना है। ओके, अब ये जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल्स जो है इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो क्लोरीन जो है ना ये यहाँ पे है प्लेस, लेकिन क्लोरीन का मतलब इसके जो आइसोटॉप जो है वो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल्स जो है उसके अंदर उन आइसोटॉप को कोई डिफरेंट पोजीशंस नहीं दी गई है। तो इसका ही रीजन हमें क्या है समझाना है यहाँ पे। ओके,
सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं। आइसोटोप्स जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के क्या होते हैं, अलग अलग मतलब उनकी वैरायटी होती है। कुल मिला के उन वैरायटी मतलब जो होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि उनका जो एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। और उनका जो एटॉमिक मास जो डिफरेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, तो अब ये है क्लोरीन, मतलब 17 क्लोरीन 35। ओके, इसको हम ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं 17 क्लोरीन 37। ओके, ये दो क्या है, क्लोरीन के आइसोटॉप्स है। ओके, तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो इसका एटॉमिक नंबर है 17 है। 17 जब इनका एटॉमिक नंबर है तो इसके अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होगी, उनका जो नंबर होगा वो 17 होगा। ओके, इसी तरीके से इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 17 ही है। तो इसके अंदर भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है सेम है। ये जो चीज होती है, ये 35 है, ये जो 37 है, ये इसका एटॉमिक मास है। ओके, जब आप इसके एटॉमिक नंबर को इस एटॉमिक मास से मतलब माइनस कर देते हैं, तो इसमें क्या निकल जाता है, माइनस करने पे जो नंबर आता है वो न्यूट्रॉन्स के नंबर को शो करता है। तो आप देखेंगे कि 35 में से जब आप 17 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, तो ये इसके न्यूट्रॉन्स हो गए। ओके, इसी तरीके से ये जो 37 जो है ये भी यहाँ पे एटॉमिक मास है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। जब आप एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास में से माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन्स का नंबर निकल जाएगा, तो वो कितना आता है, 20। ओके, तो इस तरीके से ये जो दोनों आइसोटॉप्स जो है क्लोरीन की, इनके अंदर सिर्फ क्या है, न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो डिफरेंट हो मतलब आइसोटॉप्स ये हो गए हैं कुल मिला के जिनका एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। और वो एटॉमिक मास जो होता है वो किसकी वजह से डिफरेंट होता है, वो होता है उसके न्यूट्रॉन्स के नंबर के अंदर डिफरेंस होने की वजह से। ओके, बाकी जो है इनका सेम रहता है। ओके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम रहता है। इसका आंसर ये है कि मतलब जो क्लोरीन के जो आइसोटॉप्स जो है उनके एटॉमिक मास में क्या है, डिफरेंस है। ओके, अब हमें ये देखना है कि इनको आप सेम स्लॉट में रखेंगे, सेम पोजीशन में रखेंगे या डिफरेंट पोजीशंस में रखेंगे उस पीरियोडिक टेबल के अंदर। ऑल्दो द एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन Cl35 एंड Cl37 आर डिफरेंट, even that I would like to place them in the same positions because their chemical properties are the same। मतलब हमने यहाँ पे देखा है कि जो Cl35 है और जो Cl37 है, इनका जो एटॉमिक मास जो है, एक का एटॉमिक मास 35 है, एक का 37 है, मतलब इनके एटॉमिक मास के अंदर क्या है, हालांकि डिफरेंस है, लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी लेकिन इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या सेम है। ओके, और जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल्स जो है वो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ही बेस्ड है, इसीलिए हम भी क्या करेंगे कि इनको उस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या रखेंगे, सेम पोजीशन के ऊपर ही प्लेस करना पसंद करेंगे, मतलब वो ही सही रहेगा, बेटर रहेगा। And Mendeleev also placed many of element in the same slot even with different atomic mass because their chemical properties are similar, such as iron, cobalt and nickel were placed in eighth collectively। जो मेंडलीव ने क्या किया है, काफी एलिमेंट्स जो होते हैं उनको क्या करा है, एक ही सेम स्लॉट में रखा है, मतलब एक ही साथ रखा है उनको, काफी एलिमेंट्स को, जबकि उनके जो एटॉमिक मास जो है वो क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल्स जो है वो एलिमेंट की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या है, मतलब क्या है, बेस है। ओके, यदि जिन जिन एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अगर सिमिलर है, तो उसने क्या करा है कि भले उनके एटॉमिक मास के अंदर क्या है, डिफरेंस होगा, लेकिन यदि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी तो उनको क्या करेंगे, वो एक ही स्लॉट में रखेंगे। इसका एक दूसरा एग्जांपल ये है कि जैसे आयरन, मतलब आयरन है, कोबाल्ट है और निकिल है, इनका जो एटॉमिक मास के हिसाब से आप देखेंगे तो इनका अरेंजमेंट जो है वो गलत है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज जो है आयरन, कोबाल्ट और निकल की, वो क्या है, लगभग सेम है। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या करा है, उनको एक ही स्लॉट के अंदर, 8th ग्रुप के अंदर, एक ही स्लॉट के अंदर प्लेस्ड किया है। तो कुल मिला के जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो मेन अरेंजमेंट है एलिमेंट का, वो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उसके ऊपर बेस्ड है। ओके, यहाँ पे आपकी ये एक्टिविटी 5.2 कंप्लीट होती है। यदि इस एक्टिविटी 5.2 में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं, और प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशंस बेल को दबाना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।
हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट की एक्टिविटी 5.3। इस एक्टिविटी का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हाउ वर द पोजीशंस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो है उसके अंदर जो कोबाल्ट और निकल जो दो एलिमेंट थे जिसकी पोजीशंस को लेके काफी कंफ्यूजन चल रहा था, तो जब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी तो इसकी पोजीशंस जो है उसका जो प्रॉब्लम वो है वो रिजॉल्व हुआ या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले आई थी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। ओके, उस मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज थे। इसीलिए उसके अंदर ये प्रॉब्लम थी कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर था ज्यादा और निकिल का था कम, तो निकिल को पहले प्लेस करना चाहिए था कोबाल्ट के, लेकिन उसके अंदर कोबाल्ट को मतलब निकिल के पहले क्या किया गया, मतलब कोबाल्ट को पहले रखा गया और निकिल को बाद में रखा गया। तो मतलब उस समय से ही इन दोनों एलिमेंट कोबाल्ट और निकल जो एलिमेंट है उसकी पोजीशंस को लेके मतलब क्या चल रहा था, कंफ्यूजन चल रहा था कि उन्हें मतलब कहाँ रखा जाए, उनकी पोजीशंस कैसे मतलब करेक्ट पोजीशन पे उनको रखा जाए। तो अब इनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सही जगह मिली या नहीं मिली, यही इस एक्टिविटी क्या 5.3 का क्या है, एम है। Okay, modern periodic table is based on the atomic number of elements and elements are arranged in the increasing order of their atomic number। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो है वो एलिमेंट के किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। ओके, और इसके अंदर एलिमेंट को कैसे अरेंज किया गया है, उनके मतलब उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर क्या किया गया है, उनको अरेंज किया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले वो एटम एलिमेंट रखा जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा, फिर उसके बाद में वो एलिमेंट रखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा और उसके बाद में उसको मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। इस तरीके से इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर का ऑर्डर जो है वो एलिमेंट के लिए क्या था, इस पीरियोडिक टेबल का क्या था, बेस था। ओके, Cobalt has atomic number equal to 27 and nickel has atomic number equal to 28। यहाँ पे बताया गया है कि जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 होता है, और निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 28 है। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पे किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, निकल का ज्यादा है। ओके, दस दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन दियर करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ओके, तो इसके अंदर क्या किया गया है कि मतलब ये जो पीरियोडिक टेबल्स जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। और एटॉमिक नंबर के बेस्ड होने का मतलब ये है कि पहले वो एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा और उसके बाद वो एलिमेंट रखेंगे हम जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कोबाल्ट का जो है एटॉमिक नंबर 27 है और निकेल का कितना है, 28 है। ओके, तो मतलब सबसे पहले इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर किसको प्लेस मिला, कोबाल्ट को, और उसके बाद में किसको प्लेस मिला, निकेल वाले एलिमेंट को मिला। ओके, क्योंकि ये मतलब जो पीरियोडिक टेबल है वो मतलब इस कंसेप्ट मतलब एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के ऊपर ही क्या है, बेस्ड है, और उनके हिसाब से इन एलिमेंट को क्या है एकदम उनकी करेक्ट ऑर्डर के अंदर क्या कर दिया गया है, उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको प्लेस्ड कर दिया गया है। ओके, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आल्सो दीज एलिमेंट्स हैड सेम पोजीशंस एंड ऑर्डर। जबकि जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल्स जो है, जैसा कि आप जानते हो कि जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के ऊपर बेस्ड है। इसके हिसाब से क्या था कि उस एलिमेंट को आप सबसे पहले रखोगे जिसका एटॉमिक मास जो है वो कम होगा, उसके बाद उसको जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, और उसके बाद उस एलिमेंट को रखेंगे जिसका सबसे ज्यादा होगा। तो मतलब उसका मेन कंसेप्ट था मतलब एटॉमिक मास। ओके, और दूसरा उसका कंसेप्ट था कि मतलब एलिमेंट्स जो होते हैं वो किस तरह के मतलब हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाते हैं, उनकी मतलब एलिमेंट को इस हिसाब से भी अरेंज किया गया था कि मतलब एलिमेंट जो है वो किस तरह किस हिसाब मतलब किस तरीके के वो हाइड्राइड बनाते हैं, किस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, तो उनको एलिमेंट को उस बेस पे भी क्या किया था, अरेंज किया गया था। तो जो कोबाल्ट और निकल जो उन्होंने अरेंज किए थे ना मेंडलीव ने, वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर उनको अरेंज किया था। उन्होंने देखा था कि कोबाल्ट और निकल जो है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये दोनों एलिमेंट जिस तरह के हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाते हैं, वो उनके हिसाब से उनको क्या कर दिया था, एक ही पोजीशंस के अंदर उन्होंने क्या कर दिया था, एक ही पोजीशन और एक ही ऑर्डर के अंदर उनको क्या किया था, अरेंज किया था। ओके,
तो ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। इसमें आप देखेंगे कि ये यहाँ पे है कोबाल्ट और यहाँ पे है निकल। ओके, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास जो होता है वो 58.93 है और इसका जो है निकल का है 58.73। तो मतलब कोबाल्ट का ज्यादा है और निकल का एटॉमिक मास कम है। तो निकल को क्या आना चाहिए, इस प्लेस पे आना चाहिए और कोबाल्ट को यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन मेंडलीव के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड है, लेकिन उनका जो दूसरा बेस था इस पीरियोडिक टेबल का कि वो था कि एलिमेंट किस तरह के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो उन्होंने देखा कि कोबाल्ट और ये जो निकल है वो क्या है कि एक ही तरह के क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड बना रहे हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, इन दोनों एलिमेंट को क्या करा, एक ही ग्रुप के अंदर क्या कर दिया, उसको अरेंज कर दिया। ओके, तो ये थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे मतलब यदि एलिमेंट को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से आप बता रहे हैं कि आपको अरेंज करना है, तो मतलब ये उनके हिसाब से गलत था। मतलब वो कोबाल्ट और निकल की पोजीशंस एक ग्रुप में क्यों रख रहे हैं वो ये नहीं बता पाए थे। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें देखेंगे कि ये जो कोबाल्ट है यहाँ पे रखा गया है, उसके बाद में निकल रखा गया है। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो 27 है और निकल का 28 है। तो जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा, मतलब कोबाल्ट का कम है इसलिए उसको पहले अरेंज कर दिया गया, और निकल का 28 है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो कोबाल्ट से ज्यादा है, इसलिए उसको कोबाल्ट के बाद में प्लेस किया गया है। अब इस एक्टिविटी 5.3 का क्वेश्चन 2 है कि हाउ द पोजीशंस ऑफ आइसोटॉप ऑफ वेरियस एलिमेंट डिसाइडेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो थी उसके अंदर जो एक ही एलिमेंट जो होते हैं उसके जो अलग अलग तरह के आइसोटॉप्स होते हैं, क्या उनको मतलब कैसे मतलब उनकी पोजीशन डिसाइड की गई क्या। ओके, तो अब हमें इसको समझना है कि सबसे पहले जो आइसोटॉप्स जो होते हैं वो मतलब एक ही एलिमेंट जो होता है उसके अलग अलग क्या होती है, टाइप्स होते हैं, और उनका क्या होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोटॉप। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका आंसर्स क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जैसा कि पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मतलब एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के ऊपर क्या है, बेस्ड है। ओके, मतलब और इनके अंदर एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है, उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। ये मेन कंसेप्ट है इसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। Since isotopes have same atomic number but different atomic mass, and in modern periodic table elements are arranged in the increasing order of their atomic number, thus there is no need to assign separate place for them। मतलब जो isotopes जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर्स जो होता है वो तो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो है उसके अंदर एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है, उनके एटॉमिक नंबर के और मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से क्या किया गया, अरेंज किया गया है। ओके, तो मतलब इसके अंदर आइसोटॉप को मतलब आइसोटॉप जो है उनको एक अलग जगह देने की कोई जरूरत ही नहीं महसूस, मतलब जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आइसोटॉप्स जो होते हैं, एक एलिमेंट का जो आइसोटॉप्स जो होंगे उनके सबके एटॉमिक नंबर सेम होंगे। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो उनको उस एलिमेंट को या उसके जितने भी आइसोटॉप्स जो होते हैं उसको मतलब उसको उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही क्या मिलेगा, पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह मिलेगा। तो आइसोटॉप का एटॉमिक सभी मतलब एक ही एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ उसी एलिमेंट को क्या दी जाती है, जगह दी जाती है। मतलब आइसोटॉप को अलग पोजीशंस मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देने की जरूरत नहीं है। ओके, इज इट द अब ये जो एक्टिविटी 5.3 है इसका क्वेश्चन थर्ड है, इज इट पॉसिबल टू हैव एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 1.5 प्लेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम। यदि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या हो, सपोज 1.5 हो, तो क्या आप उसे हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में मतलब क्या उसकी पोजीशंस मतलब होगी, तो मतलब ये पॉसिबल है ये पहली बात। तो इसका आंसर ये है कि एटॉमिक नंबर 1.5 इज नॉट पॉसिबल एज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज नॉट पॉसिबल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ हाफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन
so there is no questions of placement of such element and as existence of such element is not possible. एटॉमिक नंबर्स जो होता है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सब 1.5 हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर्स जो होता है वो हमेशा होल नंबर के अंदर होता है। होल नंबर का मतलब ये होता है 1 2 3 4 5 ये होगा, मतलब कभी भी मतलब इस डेसिमल फॉर्म के अंदर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं होता है, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर्स जो होता है वो उस एलिमेंट के किसको शो करता है, उस एलिमेंट के प्रोटॉन्स के नंबर को शो करता है और उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को शो करता है। और कभी भी किसी भी एलिमेंट के अंदर आधा इलेक्ट्रॉन हो या हाफ प्रोटॉन हो हाफ इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मतलब हाफ प्रोटॉन और हाफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए किसी भी एटॉमिक किसी भी एलिमेंट का जो है वो एटॉमिक नंबर जो है कभी भी मतलब डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकता है या 1.5 नहीं हो सकता है। ओके, और मतलब जब मतलब इस तरह का एटॉमिक नंबर ही नहीं होगा तो इस तरह का जो एलिमेंट जिसका आप बोल रहे हैं कि 1.5 है, तो उसके तो प्लेसमेंट का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है, क्योंकि इस तरह के एलिमेंट का एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये इसका आंसर है। अब इस 5.3 एक्टिविटी का क्वेश्चन फोर्स है कि वेयर डू यू थिंक शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो है उसके अंदर आप हाइड्रोजन को कौन सी प्लेस पे रखना चाहेंगे। ओके, जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर जो हाइड्रोजन की जो पोजीशंस थी उसको लेकर बहुत ही कंफ्यूजन था, क्योंकि जो हाइड्रोजन की जो सिमिलरिटी जो होती है वो एल्कली मेटल से मिलती थी उसमें, और जो हाइड्रोजन की जो मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हाइड्रोजन ग्रुप से भी मिलती थी। तो मतलब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को एल्कली मेटल के साथ में रखें या फिर हेलोजन के साथ में रखें, तो ये उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। तो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये बता सकते हैं कि मतलब उसको मतलब कहाँ रखना चाहिए हाइड्रोजन को। तो इसका आंसर ये है कि सिंस एलिमेंट्स हैविंग सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप एंड hydrogen have valence electron equal to 1, so hydrogen is placed with the elements having same number of valence electron in first group, thus positions of hydrogen in modern periodic table is correct। मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो होती है उसके अंदर हाइड्रोजन की जो पोजीशंस जो है वो एकदम करेक्ट है। उसको कहाँ पे रखा गया है, हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप के अंदर रखा गया है। ओके, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि इसमें ये बताया गया है कि जो एलिमेंट्स होते हैं यदि उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यदि सेम होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर यदि एलिमेंट के अंदर सेम होता है, ओके, तो उन सारे एलिमेंट को आप क्या रखोगे, एक ही ग्रुप के अंदर क्या करोगे, अरेंज करोगे, उनको एक ही ग्रुप के अंदर जगह दोगे। ओके, और मतलब जो हाइड्रोजन होते हैं उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसका जो नंबर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और ये मतलब और किसके अंदर मतलब जो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मतलब एलिमेंट्स जो होते हैं उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसका नंबर भी कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए जो हाइड्रोजन को मतलब उन एलिमेंट के साथ में रखा गया है जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है, मतलब सेम है, मतलब उन एलिमेंट के साथ में रखा गया है जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, 1 है। तो जो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट जो हैं उसके अंदर क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए हाइड्रोजन को कहाँ रखा गया है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ में उसको प्लेस्ड किया गया है। ओके, यदि आपको इस एक्टिविटी 5.3 में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में मतलब अपना क्वेश्चन पुट अप करके पूछ सकते हैं। और यदि आपने लुक एंड लर्न क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो और नोटिफिकेशन बेल को नहीं हिट किया हो तो ये दोनों काम अभी कर दीजिए आप। ओके, इस वीडियो को देखने के बाद ही, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम क्लास 10 चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट की एक्टिविटी 5.4 को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, इस एक्टिविटी 5.4 का जो क्वेश्चंस है वो फर्स्ट क्वेश्चंस ये है, लुक एट द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नेम एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। ओके,
जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो है उसके अंदर पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितने ग्रुप्स होते हैं। 18 ग्रुप्स होते हैं, 1 to 18, ओके। और कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स, ओके। अब सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रुप्स क्या होते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल लाइंस होती है ना, उनको हम ग्रुप बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उसको हम पीरियड्स बोलते हैं। तो आपको इस एक्टिविटी के अंदर ये बताना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आपको उसके अंदर ग्रुप 1 को देखना है, और उसके अंदर मतलब आपको क्या बताने हैं, मतलब उसके एलिमेंट्स के नाम बताने हैं, ओके। Name of elements placed in first group first in modern periodic tables are hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Okay. ये बताया गया है कि इसके अंदर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो है उसके फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स जो हैं उसके नाम जो हैं ये हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। आपको क्या करना है कि मतलब ये सारे एलिमेंट के नाम लर्न कर लेने हैं फर्स्ट ग्रुप के, क्योंकि ये मतलब हर जितने भी इस चैप्टर के अंदर जितने भी एग्जांपल्स होते हैं उसके अंदर फर्स्ट ग्रुप और जो सेकंड पीरियड के एग्जांपल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसके साथ में जब आप एलिमेंट का नाम याद करेंगे उसके साथ में उसका सिंबल भी आपको उसके साथ में ही लर्न करना है, ओके। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ओके। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं, 1 to 18, ओके। मतलब ये जो जितनी भी वर्टिकल लाइंस जो इसको आप देख रहे हैं ये सब ग्रुप्स है, और कितने पीरियड्स हैं इसके अंदर, 7, ओके, 1 to 7। जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उसको हम पीरियड्स बोलते हैं। सिर्फ आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछे हैं कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये इस ग्रुप के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम है, ओके। अब क्वेश्चन 2 है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। ये जो ग्रुप 1 जो है उसके जो पहले 3 एलिमेंट्स जो होते हैं उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना है। तो सबसे पहले आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता क्या है। तो मतलब कोई भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एलिमेंट के एकदम सेंटर के अंदर मतलब उसके न्यूक्लियस पे रहते हैं, और जितने भी उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उस मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो शेल जो होती है, जो ऑर्बिट्स जो होती है उसके अंदर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब ये होता है कि कितनी मतलब एक ऑर्बिट के अंदर मतलब ये जो ऑर्बिट्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो इस क्वेश्चंस में आपको क्या लिखना है कि जो ग्रुप 1 के जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले जो ग्रुप 1 के जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, तो हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, ओके। तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, मतलब उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसका जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इसमें मतलब उसके मतलब जो एक ही ऑर्बिट होगी उसके अंदर और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब इस तरीके से जो लिथियम होता है सबसे पहले आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ओके। फिर आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाएंगे। तो जब आप मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाएंगे तो वो इस तरीके से होगा 2 और 1। मतलब 2 का मतलब ये होता है कि जो पहला ऑर्बिट जो होगा ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो दूसरा ऑर्बिट जो होगा उसके अंदर एक मतलब इलेक्ट्रॉन होगा, कहने का मतलब, ओके। तो मतलब जो पहला ऑर्बिट जो होता है ना मतलब उस एटम के अंदर उसको हम के शेल बोलते हैं, और फिर एल शेल होती है, ओके। फिर आपको सोडियम का क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 11, ओके। फिर आपका उसका क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2, 8 और 1, मतलब आप जब इन तीनों का टोटल करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11। तो मतलब कहने का मतलब ये होता है कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा उसके अंदर जो नंबर ऑफ ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ना इन तीनों को प्लस करने पे भी कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, ओके। तो मतलब ये इसको जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं ना तो जो पहला के शेल होता है उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8 होते हैं, और फिर जो थर्ड शेल होगा उसके अंदर भी 1 से लेके 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ओके। तो अपना एटॉमिक नंबर जैसा होगा उस हिसाब से उसका क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर्स जो है वो पता होना चाहिए, ओके।
और उसी के हिसाब से क्या होता है फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एल एम एन शेल में अरेंज किया जाता है। ओके, क्वेश्चन थर्ड है इस एक्टिविटी का, व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हमने ग्रुप 1 के 3 एलिमेंट का क्या बनाया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाया, तो आपने उसके अंदर क्या सिमिलरिटी देखी। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम ऑल हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मतलब हमने ये देखा कि जो हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, ओके, इन तीनों मतलब इन तीनों का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो हमने देखा कि इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे, ये आपने अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखा था, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी ये 1 है, मतलब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया और ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया। तो आप देखेंगे कि तीनों के अंदर लास्ट में कितना है, 1 1 1। ओके, तो ये इसका क्या है कि मतलब इन तीनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की सिमिलरिटी है। फिर इस एक्टिविटी का क्वेश्चन 4 है कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दियर 3 एलिमेंट। आपने इन तीनों एलिमेंट के क्या बनाए, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस बनाए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद आप बता सकते हैं कि इन तीनों के अंदर कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सबसे पहले मतलब कोई भी जो एटम है, एलिमेंट होते हैं, उसकी जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ओके, अब ये आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो इन तीनों एलिमेंट के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया, 1। ओके, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर को शो करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन हाइड्रोजन 1। इसी तरीके से लिथियम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितना है, वो भी 1 है। इसी तरीके से जो सोडियम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी 1 है। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने से मतलब पता करने से पहले हमें उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाना पड़ता है। ओके, तभी हम उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर को पता कर सकते हैं। इस पिक्चर्स के अंदर ये जो आप एलिमेंट देख रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ओके, ये जो है ग्रुप 1 के एलिमेंट है। इस पिक्चर्स के अंदर जो ग्रुप 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसको यहाँ नहीं दिखाया गया है, लेकिन वो भी ग्रुप 1 का ही एलिमेंट होता है। ओके, जो लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37 एंड सीजियम का 55 होता है। ओके, ये जो एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं वो ये बताते हैं कि इस एटम के अंदर या इस एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है। मतलब 3 ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर प्रोटॉन का जो नंबर होगा वो भी 3 होगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 3 होगा। ओके, मतलब जो एक्टिविटी 5.4 के अंदर हमें क्या करना है कि जो ग्रुप 1 जो जितने भी एलिमेंट्स जो हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। ओके, तो इस कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर एक बात हमें ये देखनी है कि मतलब जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर क्या जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, तो जो नंबर ऑफ शेल जो होता है ना वो इंक्रीज होता जाता है। देखेंगे यहाँ पे 1 2 2 शेल है, यहाँ पे 1 2 3 शेल है। इसी तरीके से 1 2 3 4 मतलब इसमें 4 शेल हो गई है। 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 शेल है। एंड इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर कितनी शेल हो गई है, 6 शेल हो गई है। ओके, इन शेलों के नाम जो होते हैं के एल एम एन, के एल एम एन ओ, के एल एम एन ओ पी, मतलब ये इनके शेलों के नाम होते हैं। और आपको ये बात ध्यान रखनी होती है कि जो फर्स्ट शेल होती है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सेकंड शेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो थर्ड शेल में क्या होता है कि जब तक 18 इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं तब मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं थर्ड शेल के अंदर, और फोर्थ के अंदर भी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा जो होता है मतलब इलेक्ट्रॉन भरने का जो होता है ऑर्डर चलता रहता है। लेकिन आप ये बात करेंगे कि जब देखेंगे कि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप देख रहे हैं सारे ग्रुप के अंदर अप टू डाउन तक, कि इनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका नंबर सब आप देखेंगे कि कितना है, 1 है। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को बताता है। तो आप इस पिक्चर्स में भी देखेंगे तो इसके अंदर जो आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसके भी आउटर शेल के अंदर 1 है, इसके भी आउटर शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस पिक्चर से ये बताया गया है कि मतलब
जब भी आप ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाएंगे तो जो मतलब आउटर शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो इनके अंदर सब में 1 रहता है। ग्रुप 1 के अंदर 1 रहता है, लेकिन ग्रुप 2 के अंदर आप अगर जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो 2 हो जाएगा। ओके, तो हर ग्रुप के अंदर नहीं 1 है, सिर्फ ग्रुप 1 के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स जो आते हैं उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो 1 होता है। तो मतलब ये अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो वैलेंसी जो होगी वो भी कितनी होगी, 1 ही होगी। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि किसी ग्रुप की मतलब किसी भी ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है वो उसकी वैलेंसी को क्या करता है, डिसाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑल द एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल। मतलब पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 1 जो है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उसके आउटर शेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दिस सिमिलरिटी इन इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द एलिमेंट इन ग्रुप 1 हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। और मतलब इसी का मतलब ये है कि यदि इनके आउटर मोस्ट मतलब जो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट जो है उसके अंदर जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसी की वजह से इस ग्रुप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होती हैं, एल्कली मेटल्स जो होते हैं उसको क्या करते हैं, मतलब वो एल्कली मेटल्स होते हैं। एल्कली मेटल्स होते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन देने की क्या रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन देता है ना उसको हम बोलते हैं मेटल, और ये है एल्कली मेटल। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी ये एक्टिविटी 5.4 जो है वो कंप्लीट होती है। और यदि आपको इस एक्टिविटी के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 5th पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट की एक्टिविटी 5.5। ओके, इस एक्टिविटी 5.5 का जो मतलब क्वेश्चन जो है 1 वो ये है, इफ यू लुक एट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन आर प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड। राइट डाउन दियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो लॉन्ग फॉर्म है मतलब आपने देखा होगा उसके अंदर आपने ये वाले कंपाउंड भी देखे होंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये कौन से मतलब पीरियड्स के अंदर आते हैं, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है। तो आपको क्या लिखना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो लिखना है। ओके, ये पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म है। इस पीरियोडिक टेबल के लॉन्ग फॉर्म के अंदर 7 तो पीरियड्स होते हैं और 18 क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। 1 to 18 ग्रुप्स हैं, 1 to 7 जो है वो पीरियड्स होते हैं। ग्रुप्स जो होते हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं, पीरियड्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल रो होते हैं। अभी हमने देखा कि क्वेश्चन 1 के अंदर आपको दिया हुआ है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड के हैं, सेकेंड पीरियड के हैं। और इनके जो एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो भी क्या हो रहे हैं, एक एक करके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। ओके, तो ये आपको इन जो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स जो हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लिथियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जिसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे उनका हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 3 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है 2 और 1। इसी तरीके से जो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 2। और जो बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3। इसी तरीके से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2 और 4। इस तरीके से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2 5। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2 6। इसी तरीके से फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2 और 7 होता है। और जो नियोन जो होते हैं इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 10 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है 2 8। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो कौन से पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं ये
सेकंड पीरियड के एग्जाम मतलब एलिमेंट होते हैं, तो इनके अंदर दो ही शेल होगी, मतलब फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो दो शेल के अंदर ही क्या होंगे, फिलअप होंगे। ओके, और जो पहला वाला जो शेल होता है उसको हम के शेल बोलते हैं, उसके अंदर हमेशा दो इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो एल शेल होगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक एक करके आप देख रहे होंगे कि वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए सबसे पहले आपको इन सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं इनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो लर्न करना पड़ेगा, और उसी के बेस पे क्या बनता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनता है। एक बार वापस से बता देती हूँ कि जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स जो होंगे उनके अंदर मतलब जितना पीरियड का नंबर होता है, यहाँ पे पीरियड का नंबर कितना है 2, तो इनके अंदर कितनी शेल होगी, दो ही शेल होगी, एक और ये दो। ओके, और पहली वाली शेल के अंदर दो होंगे, और उसके बाद जो शेल होगी उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 1 करके इंक्रीज होते जाएंगे। अब यहाँ पे ये मतलब बताए गए हैं ये सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके वापस मतलब पिक्चर्स के अंदर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके ये एलिमेंट दिए हुए हैं, लिथियम, बरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। और इनके नीचे ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये इनके एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है। ओके, और ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है जो अभी हमने देखा था कि कैसे होता है। मतलब मैंने बता दिया कि जो सेकंड पीरियड होंगे उसके अंदर दो ही शेल होंगे, दो शेल के मतलब अंदर ये दो ही ऑर्बिट होंगे, ये पहला ऑर्बिट ये दूसरा ऑर्बिट। और पहले ऑर्बिट के अंदर हमेशा आप देखेंगे कि सबके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और मतलब जो सेकंड ऑर्बिट होगा उसके अंदर 1 1 करके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इंक्रीज होते जाएंगे। ओके, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर आउटर मोस्ट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें चार, इसमें पांच, इसमें छह, इसमें सात, इसमें आठ। और ये जो आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो ये जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसी को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसी को ही कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इसी के बेस पे ही वैलेंसी जो होती है वो डिसाइड होती है। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो उतनी ही क्या होगी, उसकी वैलेंसी होगी। ओके, अब हमारा ये मतलब एक्टिविटी 5.5 का क्वेश्चन 2 है, डू दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने जितने भी ये एलिमेंट देखे सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट देखे, क्या उनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर जो था वो सेम था, नहीं था उसके अंदर। नाउ दीज एलिमेंट डू नॉट कंटेन सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी हमने पूरा देख लिया पिक्चर से कि फिर हमने उन सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे, तो हमने देखा कि सबके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वो सेम नहीं होता है। जैसे लिथियम में 1 है, बरेलियम में 2 है, बोरोन में 3 है, कार्बन के अंदर 4 है, नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ऑक्सीजन के अंदर 6 है, फ्लोरीन के अंदर 7 है, और नियोन के अंदर मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होता है। ओके, इसकी जो वैलेंसी जो है यहाँ पे वो 0 होती है। क्वेश्चन 3 है 5.5 एक्टिविटी का, डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल। वो पूछ रहा है कि जब हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखा है पिक्चर से, तो उसके अंदर सारे एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो सेम थे। तो हाँ, यस दे ऑल कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल टू, बिकॉज ऑफ दिस दे ऑल आर प्लेस्ड इन पीरियड 2। मतलब हमने देखा कि जितने भी सेकंड पीरियड के जितने भी मतलब एलिमेंट थे उनके अंदर सेम नंबर ऑफ शेल मतलब थे। ओके, और वो कितने थे, कितने शेल है उसके अंदर 2, और उनके नाम क्या है, के और एल। क्यों उनके अंदर सेम है, क्योंकि वो एक ही पीरियड 2 के क्या है मतलब एलिमेंट है, और जो मतलब जितने भी मतलब जैसे पीरियड होगा, जैसे पीरियड 3 होगा उसके एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ शेल जो होगा वो 3 होगा। मतलब पीरियड के नंबर जितना होता है उसी के अंदर उसके हिसाब से उसमें शेल होता है। यदि पीरियड 4 है तो उसके अंदर शेल का नंबर कितना होगा, 4 होगा। ओके, अब हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट की एक्टिविटी 5.6। इस एक्टिविटी 5.6 का जो क्वेश्चन 1 है वो ये है, हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। मतलब यदि आपको किसी भी एलिमेंट की क्या करनी है, वैलेंसी कैलकुलेट करनी है, तो क्या आप उसके मतलब उस वैलेंसी को उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं, अगर कैलकुलेट
कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आफ्टर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट विल बी कैलकुलेटेड। मतलब सबसे पहले इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि उस एलिमेंट का क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना पड़ता है। उसके बाद आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने के बाद उस एलिमेंट के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फिर उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट की क्या करते हैं, वैलेंसी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अभी तक आपको पता चल गया होगा कि किसी भी एटम के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इतने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, उस एलिमेंट के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उस एलिमेंट की क्या करते हैं, वैलेंसी को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। उसी से हम उसकी वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब ये जो एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल दो तरीके के हो सकते हैं, तो उनकी जो वैलेंसी डिसाइड करनी है उसका जो तरीका होता है वो मतलब दो तरीके का होता है। ओके, अब वैलेंसी ऑफ मेटल, ओके, इसके अंदर किसी भी एलिमेंट मतलब कोई यदि एलिमेंट मेटल है तो उसकी आप वैलेंसी कैसे निकालेंगे, इट इज द सेम एज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो मेटल है उसके मतलब उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो ही क्या होता है, उस एलिमेंट का क्या करता है, वैलेंसी डिसाइड करता है। यदि किसी मेटल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसकी वैलेंसी 1, यदि 2 है तो उसकी वैलेंसी 2, और यदि उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल मतलब, लेकिन यदि कोई एलिमेंट क्या है, नॉन मेटल है, ओके, और उसकी वैलेंसी आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल कैन बी कैलकुलेटेड बाय सबट्रैक्टिंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। किसी भी नॉन मेटल की यदि आपको वैलेंसी निकालनी है तो उसके अंदर सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फिर उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, आप 8 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, और माइनस करने के बाद जो भी नंबर आता है वो उस मतलब नॉन मेटल की क्या कहलाती है, वो वैलेंसी कहलाती है। ओके, तो इसका फॉर्मूला हो गया कि 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब यदि आपको नॉन मेटल की वैलेंसी निकालनी है तो उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किस में से माइनस करना है, 8 में से माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी नॉन मेटल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो आप क्या करेंगे कि इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किस में से माइनस करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे। ओके, तो आप देखेंगे कि फिर अगर आप मतलब जो उतना भी नंबर आता है, सपोज यहाँ पे 8 में से 4 को माइनस करने पे उसका मतलब 4 आया, माइनस करने पे तो उस नॉन मेटल की जो वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। यदि 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो उसकी वैलेंसी 3। 8 में से 6 माइनस करने के ऊपर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना मतलब कितना आंसर आया, 2, तो उसकी वैलेंसी 2। इसी तरीके से 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आया, 1, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई उस एलिमेंट की, 1। और जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि आपका 8 है और उसको आप 8 में से माइनस कर रहे हैं तो 0, तो मतलब ये हो गया कि मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 0 हो गई। मतलब ये जो 0 वाला जो है, जब किसी एलिमेंट की वैलेंसी 0 होती है तो उस एलिमेंट को हम 0 ग्रुप के एलिमेंट भी कहते हैं। ओके, पहला रीजन, पहला मतलब इसका नेमिंग जो है इस हिसाब से किया गया है, 0 की इन ग्रुप की जो वैलेंसी जो होती है वो 0 होती है। क्लियर? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मेटल और जो नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी वैलेंसी जो है उसका निकालने का जो है तरीका अलग अलग है। क्लियर? अब हमारा जो इस एक्टिविटी का क्वेश्चन 2 है वो ये है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम विथ एटॉमिक नंबर 12 एंड सल्फर विथ एटॉमिक नंबर 16। जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जो मैग्नीशियम और जो सल्फर है वो पीरियोडिक टेबल के एक एलिमेंट है, लेकिन जो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 12 है। ओके, लेकिन जो सल्फर है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैग्नीशियम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 12 प्रोटॉन्स है। इसी तरीके से सल्फर के अंदर कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स है और 16 ही प्रोटॉन है। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर किसकी वैलेंसी निकालनी है, मैग्नीशियम और सल्फर की वैलेंसी निकालनी है। तो वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि मैग्नीशियम और जो सल्फर है
उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, तो जब हम लिखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आता है 2 8 2। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे कि इसके अंदर कितने हैं, इसका एटॉमिक नंबर 12 है। ओके, और मतलब इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे तो उसके अंदर भी सारे इलेक्ट्रॉन्स का टोटल करके आपको देख लेना है कि इनका टोटल जो है वो 12 आता है या नहीं आता है। तो आप देखेंगे 2 + 8 + 2 कितना है, 12 है, तो ये सही है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं तो आपको ये लिखने की मतलब किस तरीके से लिखते हैं बता देती हूँ आपको कि जो पहला शेल होता है उसमें 2, फिर जो नेक्स्ट शेल होता है उसके अंदर 8, और इसके भी बाद भी जो नेक्स्ट शेल होगा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिलअप होते हैं। क्लियर? अब आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख दिया 282। ओके, तो अब जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपने लिखा है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो मैग्नीशियम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं, मतलब इसके सबसे आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 हैं, तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो हमने ये बताया है कि जो किसी भी एलिमेंट के अंदर यदि वो मेटल है, ओके, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर पे ही बराबर होता है। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई है, 2 हो गई है। ओके, यदि अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि आपको सल्फर की क्या निकालनी है, वैलेंसी निकालनी है, तो आपको सल्फर का क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना पड़ेगा। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 6 होता है। क्लियर? इन सबको टोटल करेंगे ना तो इनका जो होगा मतलब जो रिजल्ट आएगा वो भी 16 होगा। ओके, अब आप देखेंगे कि इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सल्फर के अंदर कितने हैं, 6 है। ओके, जब भी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 से ज्यादा होता है तो उसको आपको किसमें से मतलब वैलेंसी अभी इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। ओके, अब आपको क्या निकालना है, सल्फर की वैलेंसी निकालनी है। तो आप ये बोलेंगे कि इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो इसकी वैलेंसी जो है वो 6 हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 से ज्यादा होता है तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, मतलब माइनस करना पड़ता है। तो 8 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। ओके, तो जो सल्फर की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पे 6 जो है वो गलत प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे सल्फर की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 2 है। ओके, अब हम एक्टिविटी 5.6 का क्वेश्चन थर्ड करेंगे। ये क्वेश्चन थर्ड है, सिमिलरली फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट। मतलब जो पीरियोडिक टेबल के जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो हैं उसकी आपको क्या निकालनी है, वैलेंसी निकालनी है। और मतलब सबसे पहले यदि आपको किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकालनी है तो उस एलिमेंट का आपको सिंबल पता होना चाहिए, फिर उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। और एटॉमिक नंबर यदि आपको पता है तो उस एटॉमिक नंबर के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस से ही हम क्या करते हैं, वैलेंसी को डिसाइड करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंसी जो होती है वो डिसाइड करने के तरीके जो होते हैं वो 2 होते हैं। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है 2 है और 3 है, तो उस एलिमेंट की जो वैलेंसी जो होगी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही क्या होगी, सेम होगी। सपोज इसके अंदर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर इसका 1 है, मतलब इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसकी वैलेंसी 1, इसके अंदर भी 1 है तो 1, और 2 है तो 2, और 3 है तो इसकी जो वैलेंसी जो है वो कितनी हो गई है, 3 हो गई है। ओके, लेकिन जैसे जैसे हम इधर जाते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन तक पहुंचते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर जो होता है वो 4 5 6 7 8। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है, 3 से ज्यादा होता है। यहाँ पे कितना है, 4, मतलब 3 से ज्यादा है, मतलब ये सारे नंबर जो है वो 3 से ज्यादा है। तो इसको आप क्या करेंगे, वैलेंसी निकालने के लिए इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, ये मतलब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 और 8 है, इसको किस में से माइनस कर देंगे, 8 में से माइनस करके इनकी वैलेंसी जो है वो निकाल लेंगे। ओके, क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। तो जब हम सोडियम मतलब इधर हम देखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के अंदर देखते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 और 3 है। तो इनकी जो वैलेंसी है वो 1 2 और 3 है। ओके, फिर हम आगे जाते हैं सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन पे जाते हैं। तो इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 5 6 7 8। ओके, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 से ज्यादा होता है, ओके,
तो उसको आपको किससे माइनस करना पड़ता है, 8 में से माइनस करके वैलेंसी निकालनी पड़ती है। तो फिर इनकी वैलेंसी कितनी हो गई है, 3 2 मतलब 4 3 2 1 0। ओके, मतलब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इनको हमने किस में से माइनस कर दिया है, 8 में से माइनस कर दिया है। फिर हम आगे चलते हैं पोटेशियम और कैल्शियम के ऊपर। तो हम देखते हैं कि इनके अंदर वापस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 और 2। ओके, तो ये अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है तो मतलब उनकी जो वैलेंसी जो होगी वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। कुल मिला के एलिमेंट की जो वैलेंसी जो होती है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 हैं, ओके 1 2 3 है तो उसकी वैलेंसी भी 1 2 3 है। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 से ज्यादा है तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, 8 में से माइनस करके उसकी वैलेंसी निकालनी पड़ती है। और इसके अंदर मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हीलियम जो है, हीलियम जो एलिमेंट जो है उसके अंदर आप देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसकी वैलेंसी 0 होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका ये रीजन होता है कि जो 2 है इसके फर्स्ट एक ही मतलब इसके अंदर शेल है इसके अंदर, और उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसको किसी भी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसकी जो वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, क्लियर। अब ये वैलेंसी जो है अभी मैंने आपको वैसे बताई है, लेकिन अब हम पिक्चर से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से जो एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है उसको पिक्चर से समझाया गया है। ओके, तो ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये क्या है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं। ओके, इस पिक्चर्स के अंदर आपको यही बताया गया है कि जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर, जैसे आप ये फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहेंगे तो इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसका नंबर कितना है, 1 है। तो इसकी वैलेंसी जो है फर्स्ट ग्रुप की वो कितनी हो गई है, 1 हो गई है। ओके, इसी तरीके से जो ग्रुप 2 है इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। ग्रुप 2 के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसकी वैलेंसी 2 हो गई है। ओके, इसी तरीके से ग्रुप 3 है, इसकी जो वैलेंसी जो है वो है 3। लेकिन ग्रुप 4 के अंदर जैसे जैसे आप जाएंगे, आप ग्रुप 4 के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। ग्रुप 5 के अंदर 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 6 के अंदर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और ग्रुप 7 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो 7 है। इसी तरीके से जो ग्रुप 8 जो है उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो 8 होता है, ये एक्सेप्शनल है। ओके, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जब भी मतलब ग्रुप 4 से आपको ग्रुप 8 तक अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसके अंदर जो वैलेंसी निकालनी है आपको, तो उसको 8 में से माइनस करके क्या निकालनी पड़ेगी, वैलेंसी निकालनी पड़ती है। ओके, तो ये ग्रुप के अंदर जो वैलेंसी जो होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है। और ये मेन बात ये है कि एक ही ग्रुप के यदि एलिमेंट है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स जो होते हैं उसकी जो वैलेंसी जो होती है वो सेम रहती है। ओके, और इसी तरीके से यदि आप पीरियड के अंदर जाएंगे तो जो वैलेंसी जो होती है, यदि आप पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वही वैलेंसी निकालने का वही तरीका है कि मतलब यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पीरियड्स के अंदर 1 से लेके 3 तक होते हैं तो उनकी वैलेंसी जो होगी वो 1 से 3 तक ही होगी। और जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 to 8 तक बढ़ता है तो उसको 8 में से माइनस करके क्या निकालते हैं, वैलेंसी निकालते हैं। ओके, तो बस ये पिक्चर से इसके अंदर यही समझाया गया है कि ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर आप वैलेंसी कैसे काउंट करते हैं। ओके, अब इस एक्टिविटी का क्वेश्चन 4 है कि हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन अ पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब जैसे मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियड्स होते हैं उसके अंदर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ओके, तो उसके अंदर जो वैलेंसी जो होती है वो कैसे वेरी करती है, मतलब उनके अंदर कैसे डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि किसी भी पीरियड के अंदर हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीज 1 to 4, ओके, देन डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0। तो मतलब सबसे पहले तो जो वैलेंसी जो होती है वो पहले क्या बढ़ेगी, 1 से लेके 4 तक क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे ही 4 होती है ना वैलेंसी, उसके बाद में क्या होती है वो वापस से डिक्रीज होके 0 पे पहुंच जाती है। ओके, तो हम जैसे ये पीरियड्स का एग्जांपल लिया हमने ये यहाँ पे, तो अब हम देखते हैं कि
हम यहाँ पे गए लिथियम, बरेलियम, बोरोन। ओके, इसके अंदर जो और ये है हमारा कार्बन। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें 1 2 3 4 है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे कि इनकी जो वैलेंसी जो हो गई है यहाँ पे कितनी हो गई है 1 2 3 4, क्योंकि इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इतने हैं। ओके, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं मतलब 8 में से माइनस करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि इनकी जो वैलेंसी जो होती है ना, जब हम इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 में से माइनस करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है, इसका रिजल्ट आएगा 3 2 1 0। तो कुल मिला के इनकी वैलेंसी कितनी हो गई 1 2 3 4, फिर 3 2 1 और 0। ओके, तो इस तरीके से इनका पैटर्न चलता है पीरियड्स के अंदर। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब हम पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सबसे पहले जो एलिमेंट की वैलेंसी जो होती है वो 1 to 4 तक इंक्रीज होती है और फिर वापस जो होती है वो डिक्रीज होना चालू कर देती है। ओके, ये जो 1 से लेके 3 तक हमने वैलेंसी निकाली है वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होती है, लेकिन 4 से लेके जो हमने 0 तक वैलेंसी निकाली है उसको हमने 8 में से माइनस करके निकाली है इसी तरह। ओके, इस एक्टिविटी क्वेश्चन 5.6 का क्वेश्चन 5th है, हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन गोइंग डाउन है ग्रुप। मतलब किसी भी ग्रुप के अंदर हम जब ऊपर से नीचे जाते हैं, ओके, तो उसके अंदर वैलेंसी के अंदर किस तरीके से वेरिएशंस आता है। तो वैलेंसी रिमेन्स द सेम बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डू नॉट चेंज ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप। मतलब किसी भी ग्रुप के अंदर जब हम क्या करते हैं ऊपर से लेके नीचे जाते हैं तो उसके अंदर जो वैलेंसी जो होती है वो एक जैसी रहती है। इसका रीजन ये है कि उन सभी एलिमेंट के अंदर क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका नंबर क्या रहता है वो सेम ही रहता है। ओके, उनमें कोई चेंजेस नहीं आता है। ओके, तो उनकी अगर उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर एक ही ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं यदि उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज नहीं होता है तो उनकी जो वैलेंसी जो होती है वो भी एक स्टेबल रहती है। ओके, तो जैसे ये ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट होंगे इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 1 1 1। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे इसकी वैलेंसी 1 होगी। ओके, इसी तरीके से 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वालों की 2 होगी। इसी तरीके से जो थर्ड ग्रुप जो है उसकी वैलेंसी जो होगी वो 3 होगी। और अगर 4th से लेके जो 0 ग्रुप तक जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप क्या करेंगे मतलब इस ग्रुप के मतलब 4 हैं। ओके, ग्रुप 4 की यदि आपको वैलेंसी निकालनी है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4, तो इसको आप 8 में से माइनस करके क्या कर सकते हैं वैलेंसी को निकाल सकते हैं। मतलब ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी एक्टिविटी 5.6 कंप्लीट होती है। यदि इस एक्टिविटी के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 5 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट की एक्टिविटी 7, एक्टिविटी 5.7। ओके, इस एक्टिविटी 5.7 का क्वेश्चन 1 है, एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड्स आर गिवन बिलो। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे कुछ सेकंड पीरियड्स के क्या दिए हुए हैं, एलिमेंट्स दिए हुए हैं। एलिमेंट की क्या दी हुई है, एटॉमिक रेडियाई दी हुई है मतलब इस मतलब टेबल के अंदर। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, जो ये पीरियड सेकंड है उसके एलिमेंट्स है बोरोन, बरेलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम और कार्बन। इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है बोरोन की है 88, बरेलियम की 111 एंड ऑक्सीजन की 66 और नाइट्रोजन की 74 और लिथियम की 152 और कार्बन की है 77। ओके, तो हमें ये मतलब इसके अंदर हमें क्या बताया, इस टेबल्स के अंदर सेकंड पीरियड के एलिमेंट की एटॉमिक रेडियाई बताई गई है। ओके, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक रेडियाई। अब इन एलिमेंट की जो एटॉमिक रेडियाई जो है उनको हमें कैसे लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले सबसे ज्यादा वाली एटॉमिक रेडियाई वाले एलिमेंट को लिखेंगे और सबसे लास्ट में हम सबसे जो कम होगी जिसकी एटॉमिक रेडियाई उसको उन एलिमेंट मतलब उनको अरेंज करेंगे इस तरीके से। ओके, तो सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियाई होती क्या है उसको समझ लेते हैं। ये एक एटम है। ओके, जो एटम होता है उसके अंदर जो सेंटर वाला जो पोर्शन होता है ना उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो प्रोटॉन्स जो होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लियर,
और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर किसी तरह का चार्ज नहीं होता है, इसलिए जो न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस हमेशा जो होता है वो सेंटर में होता है, और फिर इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम के अंदर वो एक सर्कुलर मतलब पाथ के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक शेल बोल सकते हो। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है किसी भी एटम का उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। ओके, इस वैलेंस शेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आप बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यदि आपसे कोई पूछे कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 1 और 2 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब हमें तो मतलब एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ना है कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो किसी भी एटम के सेंटर से लेके जो वैलेंस शेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ओके, मतलब ये सेंटर और इस एटम का जो आउटर मोस्ट शेल जो है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस। ओके, रेडियस। क्लियर? तो अभी हमें क्या करना है कि अभी हमने क्या पढ़े थे, ये जो एलिमेंट हमें यहाँ दिए गए थे ये किसी भी ऑर्डर में थे, इनको आपको किसके अंदर अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले मतलब फॉर्म के अंदर इनको अरेंज करना है। तो जब हमने क्या करा, ये पीरियड सेकंड वाले मतलब जो एलिमेंट जो है उनको क्या कर दिया, इनके एटॉमिक रेडियाई के हिसाब से इनको क्या कर दिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया। तो हाँ, जो लिथियम है उसका जो एटॉमिक रेडियाई जो है वो हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा है, फिर बरेलियम का 111, इस तरीके से बोरोन का 88, फिर कार्बन का 77, नाइट्रोजन का 74 और ऑक्सीजन का 66। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले वो एलिमेंट को अरेंज करना है जिसकी एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा है, सबसे लास्ट में उस एलिमेंट को अरेंज करना है जिसकी एटॉमिक रेडियाई सबसे कम है। ओके, अब हमारा इस एक्टिविटी का क्वेश्चन 2 है कि आर द एलिमेंट्स नाउ अरेंज इन द पैटर्न ऑफ द पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। हम क्या पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियड्स के जो एलिमेंट्स जो होते हैं उसको कैसे मतलब एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हम किसी पैटर्न के अंदर अरेंज कर सकते हैं, मतलब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एलिमेंट्स को उनकी एटॉमिक रेडियाई के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 3 है इस एक्टिविटी का, विच एलिमेंट हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम। ओके, अभी हमने क्या करा, सारे सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट को क्या करा, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर कर दिया। तो सबसे ज्यादा हमने क्या देखा, लिथियम की क्या है मतलब एटॉमिक रेडियाई है, इसलिए वो सबसे लार्जेस्ट एटम है और उसकी जो एटॉमिक रेडियाई का साइज है वो 152 है। और ऑक्सीजन जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट एटम है, क्योंकि इसकी जो एटॉमिक रेडियाई जो है वो लिथियम के कंपैरेटिवली क्या है, सबसे कम है, इसीलिए और इसका जो एटॉमिक रेडियाई का साइज है वो 77 pm है। ओके, अब इस एक्टिविटी का क्वेश्चन 4 है कि हाउ डज द एटॉमिक रेडियाई चेंज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ओके, तो मतलब जब भी आप किसी पीरियड के अंदर कैसे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जो एटॉमिक रेडियाई का जो साइज जो होता है वो कैसे चेंज होता है। ओके, तो हम देखते हैं कि द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जैसे जैसे पीरियड के अंदर हम क्या जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस जो होता है उन एलिमेंट्स का वो डिक्रीज होता जाता है। ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर आप क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड से जब राइट साइड में जाएंगे तो मतलब जो एलिमेंट का साइज जो होगा वो क्या होगा, बड़े से मतलब छोटा होता जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इस पिक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है पीरियोडिक टेबल। ओके, इस पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, 1 to 18 ग्रुप्स होते हैं। और ये जो देखेंगे आप जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है जिनको हम पीरियड्स कहते हैं वो होते हैं 7। ओके, यहाँ पे एक सीजियम वाली लाइन, सीजियम वाला पीरियड नहीं दिखाया गया है, इसलिए इसमें कितने पीरियड्स हैं, मतलब कुल मिला के 7 पीरियड्स होते हैं। ओके, अभी हमें पीरियोडिक टेबल के अंदर इस एक्टिविटी के अंदर आपको क्या जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। मतलब ये आप गए, आपको एग्जांपल दिया गया है सेकंड पीरियड का, तो ये लिथियम, बरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन। तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इसके अंदर जो मतलब एलिमेंट का जो साइज है मतलब क्या होता रहा है, छोटा होता जा रहा है। मतलब कुल मिला के जो उनका एटॉमिक साइज जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, लेकिन जब हम किसी ग्रुप के अंदर जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है,
कि जो एलिमेंट का जो साइज है या उसकी जो एटॉमिक रेडियाई का जो साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर हम जब किसी भी पीरियड के अंदर जाते हैं, किसी भी ग्रुप के अंदर जाते हैं, तो उसके जो एटॉमिक रेडियस जो होते हैं एलिमेंट के, उसके अंदर वेरिएशंस आते हैं। ओके, तो इसका रीजन समझते हैं अब, क्यों वेरिएशंस क्यों आते हैं। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एज यू मूव डाउन अ ग्रुप बिकॉज देयर आर मोर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जब किसी ग्रुप के अंदर आप क्या जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं। ओके, तो जो एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज होता है, मतलब उनका साइज जो होता है वो बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की जो शेल्स का जो नंबर होता है वो उसके साथ साथ क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। तो कुल मिला के जो किसी भी ग्रुप के अंदर जो होते हैं वो नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं अप टू डाउन जो होते हैं वो बढ़ता जाता है। उसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है उसका जो इफेक्ट जो होता है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, कम हो जाता है। तो उसकी वजह से जो एटॉमिक साइज जो होता है वो मतलब क्या होगा, मतलब इंक्रीज होगा ग्रुप के अंदर। ओके, atomic radius decreases as you move to the right across a period because the nuclear charges increase and pulls the electron in closer to the nucleus. Okay, इसके अंदर ये बताया गया है कि जब भी किसी पीरियड के अंदर आप अंदर क्या जाएंगे, किसी भी पीरियड के अंदर आप जाएंगे लेफ्ट टू राइट। ओके, तो जो एलिमेंट की जो एटॉमिक रेडियस जो होती है वो डिक्रीज होती है, मतलब एलिमेंट का साइज जो होता है वो पीरियड के अंदर जाते जाते क्या होता है, मतलब छोटा होता जाता है। ओके, तो इसका रीजन ये रहता है कि ग्रुप के अंदर तो क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, लेकिन किसी भी पीरियड के अंदर जो होते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो नंबर ऑफ शेल जो होते हैं उसके अंदर कांस्टेंट रहता है। जैसे आप सेकंड पीरियड के एलिमेंट का एग्जांपल लेंगे तो इसके अंदर, ये सेकंड पीरियड के हैं तो इसके एलिमेंट है, तो इसके अंदर मतलब इसके अंदर शेल का जो नंबर जो है सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ शेल जो होंगे वो 2 होंगे, मतलब कितने भी इलेक्ट्रॉन, मतलब इनका एटॉमिक नंबर पड़े वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 2 शेल के अंदर ही क्या होंगे, फिलअप होंगे। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड पुल्स द इलेक्ट्रॉन इन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। इसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है उस एलिमेंट के अंदर, उस एटम के अंदर वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। ओके, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो इसके अंदर नंबर ऑफ शेल तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट होने के कारण ही ये क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको क्या करता है, बहुत ही मतलब फोर्सली क्या होते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ओके, कौन खींच रहा है, जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो मतलब प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ही मजबूती से क्या करते हैं, पकड़ने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ शेल जो है वो कांस्टेंट है। ओके, इसकी वजह से क्या होते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं कि मतलब न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ मतलब ज्यादा की, मतलब हमारे को दिखाई देते हैं कि वो इसकी वजह से क्या होता है कि उसके पास में आ जाते हैं, न्यूक्लियस के सेंटर के मतलब पास में। ओके, तो इससे क्या होता है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे कि मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इनका जो एलिमेंट का जो साइज जो होता है एक ही पीरियड के एलिमेंट्स का वो छोटा होता जाता है। इसका बस एक दो ही रीजन है, एक तो इसके अंदर पीरियड्स के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, बहुत ही फोर्सली उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, और उसकी वजह से क्या होगा कि उनका जो साइज जो होता है वो सेम रहता है। तो यदि आपको इस एक्टिविटी 5.7 के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और लुक एंड लर्न क्लासेस को यदि आपको ये वीडियो का पार्ट पसंद आए तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 5 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट की एक्टिविटी 5.8। इस एक्टिविटी 5.8 का क्वेश्चन 1 है, स्टडी द वेरिएशंस इन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स गिवन बिलो एंड अरेंज देम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स जो हैं उनको, मतलब ये आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, गिवन बिलो का मतलब यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। ओके, और इनको क्या करना है, इनकी जो एटॉमिक रेडियाई जो है उनके हिसाब से उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर क्या करना है, इसको अरेंज करना है। ओके, और फिर हमें देखना है कि किस तरह का वेरिएशंस हमें इनको अरेंज करने के बाद देखने को मिलता है। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है ये हैं और इनकी एटॉमिक रेडियाई जो है वो यहाँ पे दिखाई गई है। ओके,
तो जो ग्रुप 1 के कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं, सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम और पोटेशियम। ओके, इनकी एटॉमिक रेडियस है 186, 152, 244, 262 एंड 231। ओके, सबसे पहले एटॉमिक रेडियस की हम स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो जो कोई भी एटम जो होता है उसके अंदर सेंटर का जो पोर्शन जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर। और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं और इसको हम बोलते हैं शेल। और जो सबसे आउटर शेल जो होता है इलेक्ट्रॉन का उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। ओके, तो न्यूक्लियस से लेके जो वैलेंस शेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमने एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस इन द टेबल बिलो। ओके, अभी हमने क्या कर दिया है कि जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी जो एटॉमिक रेडियस जो थी उनको उनके हिसाब से मतलब उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर उनको अरेंज कर दिया इस टेबल में। ओके, तो ग्रुप 1 के अंदर सबसे जो एलिमेंट को अगर जब हमने अरेंज किया उनको एटॉमिक रेडियस के अंदर, तो हमने देखा कि लिथियम के बाद में सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम और सबसे लास्ट में आता है सीजियम। ओके, ऐसा इसलिए है कि जो लिथियम की जो एटॉमिक रेडियस है वो 152 है और फिर जैसे जैसे हमने इन एलिमेंट को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया, मतलब 152 के बाद 186 आया, 231, 244, 262, मतलब एटॉमिक रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया, तो हमने देखा कि जो लिथियम जो है उसकी जो एटॉमिक रेडियस जो है वो सबसे कम है और सीजियम की जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे ज्यादा है। क्लियर। अब हमारा जो क्वेश्चन 2 है वो ये है कि नेम द एलिमेंट्स विच हैव द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एटम। मतलब हमने क्या करा कि जो एलिमेंट है उनको एटॉमिक एलिमेंट को उनके एटॉमिक रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर उनको अरेंज कर दिया। फिर हमने अरेंज करने के बाद हमें ये बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है, लार्जेस्ट एटम कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट वो होगा जिसकी एटॉमिक रेडियस जो होगी वो सबसे कम होगी और लार्जेस्ट वो होगा जिसकी एटॉमिक रेडियस जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो जो सीजियम जो है वो सबसे लार्जेस्ट एटम होगा और जो लिथियम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट एटम होगा। ये मैंने आपको इसका रीजन समझा दिया। क्लियर। अब है क्वेश्चन 3 इसका एक्टिविटी का, हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी एज यू गो डाउन ए ग्रुप। मतलब जब आप ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाते हैं तो मतलब जो एटॉमिक साइज के अंदर वेरिएशंस किस तरह का आता है। तो हम जब किसी भी ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज एज वी गो डाउन ए ग्रुप। मतलब किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो उनका जो एटॉमिक साइज जो होता है एलिमेंट का वो इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज होने का इंक्रीज होने का मतलब होता है कि ग्रुप के अंदर जो सबसे ऊपर वाला जो मेंबर होता है एलिमेंट होता है वो सबसे छोटा होगा और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो उनका साइज जो होगा वो बड़ा होगा और उस ग्रुप का जो सबसे लास्ट का एलिमेंट जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। ओके, अब हम इसी चीज को मतलब समझते हैं कि ये ग्रुप मतलब जब हम ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जा रहे हैं तो जो एटॉमिक साइज का जो ये ट्रेंड है उस ग्रुप के अंदर उसके अंदर वेरिएशंस क्यों आते हैं। तो वो सब जो वेरिएशंस जो होते हैं वो हमें इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने ग्रुप जो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनको अरेंज कर दिया है। ओके, फिर हमने बनाया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख दिया है। तो लिथियम का 21, सोडियम का 281, फिर जो पोटेशियम का है 2881, रुबिडियम का 281881 और फिर सीजियम का है 28181818 और 1। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाना होता है तो उसके लिए एटॉमिक नंबर्स जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से मतलब आप देखेंगे कि जैसे जैसे ग्रुप के अंदर आप अप टू डाउन जा रहे हैं, मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तक जा रहे हैं। ओके, तो इसमें देखेंगे कि जो नंबर ऑफ शेल जो होते हैं ना इसमें कितने हैं, 1 2। इसमें कितने हैं नंबर ऑफ शेल, 1 2 और 3 है और इसके अंदर नंबर ऑफ शेल कितना है, 1 2 3। तो इनके अंदर जैसे जैसे ग्रुप के अंदर आप अप टू डाउन जाते हैं तो ये देखते हैं कि इनका जो नंबर ऑफ शेल जो होता है वो इंक्रीज हो रहा है। शेल का मतलब इनके चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होते हैं ना वो बढ़ते जाते हैं। ओके, अब क्या होता है कि जैसे जैसे सर्कुलर पाथ बढ़ेंगे ना तो ये जो अंदर जो है यहाँ पे जो ये प्रोटॉन्स जो होते हैं इसका जो मतलब ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अगर मतलब शेल का नंबर जो होगा अगर कम होगा तो वो बाहर मतलब जो न्यूक्लियस जो होता है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ के रखेगा इसलिए। ओके, तो लिथियम का जो एटॉमिक साइज जो होता है वो सबसे कम इसलिए होता है कि इसके अंदर ये नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो कंपैरेटिवली पोटेशियम के
कंपैरेटिवली क्या है, कम है। और कम होने का रीजन ये है कि इसके अंदर क्या हो गया है कि नंबर ऑफ शेल जो है वो क्या है, कम है। अगर आप पोटेशियम की बात करेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि पोटेशियम के अंदर लिथियम के कंपैरिजन नंबर ऑफ शेल कितना है, एक ज्यादा है। तो इसका क्या कहने का मतलब क्या होगा कि जो ये जो न्यूक्लियर चार्ज जो आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। इसका बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मतलब उसको क्या करेगा, ये मजबूती से नहीं पकड़ पाएगा। ओके, तो इसलिए इसका जो साइज जो होगा वो बढ़ता जाएगा। ओके, तो कुल मिला के जो ग्रुप जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि मतलब जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो मतलब कम इफेक्टिवली वर्क करता है, और कम इफेक्टिवली वर्क करने के बाद वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इतनी मजबूती से नहीं खींच पाता है। इससे उनका साइज जो होता है वो जैसे जैसे ग्रुप में आप अप टू डाउन जाते हैं वो बढ़ता जाता है। ओके, तो ग्रुप के अंदर ये मेन रीजन है एटॉमिक साइज का कि नंबर ऑफ शेल जो होता है वो बढ़ने की वजह से जो उनका एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। ओके, ये एक्टिविटी आपकी यहाँ पे 5.8 कंप्लीट होती है। इस एक्टिविटी के अंदर यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप उस कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हो। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 5 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट की एक्टिविटी 5.9। ओके, इस एक्टिविटी 5.9 का जो क्वेश्चन 1 है वो ये है कि एग्जामिन एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड एंड क्लासिफाई देम एज मेटल एंड नॉन मेटल। हमें जो पीरियोडिक टेबल्स जो है उसके अंदर जो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है उसको आपको क्या करना है, देखना है, और उनको मेटल और नॉन मेटल के अंदर क्या करना है, आपको क्लासिफाई करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो पीरियोडिक टेबल्स जो होती है उसके अंदर पीरियड्स क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं। और कितने पीरियड्स होते हैं, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स होते हैं। और हमें कौन से एलिमेंट देखने हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को देखना है। ओके, तो इसका आंसर ये है कि जो एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड आर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन। ये जो अभी मैंने नाम बोले हैं ये सब थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के नाम हैं। आपको इनके नाम पता होने चाहिए। नाम पता होने के साथ साथ इनके सिंबल, इनके एटॉमिक नंबर भी पता होने चाहिए। ओके, सबसे पहले ये जो एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन। ओके, AR इसका सिंबल है। अब इसका जो एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं वो हर एलिमेंट के उनके सामने दिया गया है। जैसे सोडियम का 11, 12, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फॉस्फोरस का 15 एंड सल्फर का 16 एंड क्लोरीन का 17, और ऑर्गन्स जो होता है उसका 18 है। इसका जो सिंबल होता है ना, AG नहीं होता है, AR होता है। ओके, AR क्लियर। अब हमने क्या करा है कि इन एलिमेंट का क्या करा है कि इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखा है। यदि हमें एलिमेंट को ये बताना है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो बताना पड़ेगा। ओके, तो हम देखते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 281, मैग्नीशियम का 282, एल्यूमिनियम का 283, सिलिकॉन का 284 एंड फॉस्फोरस का 285, सल्फर का 286, क्लोरीन का 287 एंड ऑर्गन का 288 होता है। ओके, अब हमें क्या करना है कि मतलब इन एलिमेंट का क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बेस पे मेटल और नॉन मेटल को हम कैसे डिसाइड करेंगे वो देख लेते हैं कि द एलिमेंट्स हैविंग 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मेटल while the elements having 4, 5, 6, 7, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन मेटल। मतलब वो एलिमेंट जिसके अंदर कितने हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने हो, 1 हो या 2 हो या फिर 3 हो, तो वो क्या होगी, मेटल होगी। यदि किसी एलिमेंट के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो, 5 हो, 6, 7, 8, 4 से लेके 8 तक कोई सा भी नंबर हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो वो एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन मेटल के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं, 1, 2 और ये 3 है। तो ये तीनों क्या है, मेटल के अंदर कंसीडर करी जाएगी। ओके,
अब हम देखते हैं कि सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, 5, 6, 7, 8। तो ये सब मतलब जिसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से लेके 8 तक कोई सा भी नंबर हो तो वो किसके अंदर कंसीडर किया जाता है? नॉन मेटल के अंदर कंसीडर किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको लगेगा कि जो सिलिकॉन जो होता है उसको हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर किसके अंदर कंसीडर किया है? मेटेलॉइड के अंदर कंसीडर किया है। क्लियर? तो मेटेलॉइड्स वो होते हैं जिसके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो सिलिकॉन्स जो है वो क्या करता है? नॉन मेटेलिक जो नेचर्स जो होता है वो ज्यादा शो करता है, इसीलिए हमने इसको क्या रखा है? नॉन मेटल के अंदर रखा है, क्योंकि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 4 है। ओके, और जिसके अंदर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से लेके 8 तक कोई सा भी नंबर होगा उसको हम रखेंगे नॉन मेटल के अंदर। ओके, किसी किसी कंपाउंड के अंदर जो सिलिकॉन्स जो होता है वो मेटेलिक मतलब नेचर भी क्या रखता है? शो करता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि यदि आप मतलब मेटल्स वो होते हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखते हैं, और नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन देने या लेने का जो नेचर होता है उसके हिसाब से हम एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल के अंदर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब हमारा इस एक्टिविटी का क्वेश्चन 2 है कि ऑन विच साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड द मेटल्स। मतलब जो पीरियोडिक टेबल्स के अंदर क्या होते हैं? 118 एलिमेंट्स होते हैं, और उनके अंदर जो मेटल्स जो हैं वो कौन सी साइड के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हम देखते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मेटल्स है वो लेफ्ट साइड के अंदर उनको क्या किया गया है? अरेंज किया गया है। ओके, और इस एक्टिविटी का क्वेश्चन 3 है कि ऑन विच साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड द नॉन मेटल। तो मतलब पीरियोडिक टेबल की किस साइड के ऊपर नॉन मेटल्स को क्या किया गया है? रखा गया है। तो वो है कि मतलब उसके पीरियोडिक टेबल की राइट साइड के अंदर जब आप देखेंगे ना तो उसके अंदर क्या है? वहां पे नॉन मेटल्स रखी गई है और लेफ्ट साइड के अंदर मेटल्स को रखा गया है। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, इसके अंदर जो ये पिंक कलर के जो एलिमेंट है वो मेटल को शो कर रहे हैं, येलो कलर के एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटेलॉइड को शो कर रहे हैं, और जो नॉन मतलब ये जो ब्लू कलर के एलिमेंट है वो नॉन मेटल को शो कर रहे हैं। ओके, तो ये देखेंगे कि आप जो ये मेटल्स जो है इसके अंदर आप देखेंगे कि ये क्या है? लेफ्ट साइड के अंदर आपको दिखेगी। ओके, और ये जो राइट साइड है इसके अंदर आपको ये जो दिख रही है यहाँ पे नॉन मेटल्स रखी गई है, और ये जो लेफ्ट साइड जो है यहाँ पे मेटल्स को रखा गया है। और मेटल और जो नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड्स हैं उनको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स। ओके, और ये जो कंपाउंड्स जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल को एक जिग-जैग लाइन से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपकी एक्टिविटी 5.9 कंप्लीट होती है। यदि इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 5 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट की एक्टिविटी 5.10 को पढ़ेंगे। ओके, इस एक्टिविटी 5.10 का क्वेश्चन 1 है, हाउ डू यू थिंक द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल चेंज इन ए ग्रुप। मतलब कोई भी जो पीरियोडिक टेबल्स जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स होते हैं। ओके, अब सबसे पहले ग्रुप क्या होता है? जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल लाइंस जो होती है उसको हम बोलते हैं ग्रुप्स। ओके, अब इनके अंदर हमें देखना है कि जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर कैसे जाएंगे? अप टू डाउन जाएंगे, क्योंकि किसी भी लाइन के अंदर आप क्या जा सकते हैं? अप टू डाउन नहीं जा सकते हैं, या डाउन टू अप जा सकते हैं। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि उन एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो कैपेसिटी है या उनकी जो टेंडेंसी जो होती है वो कैसी, मतलब उसके अंदर किस तरह का चेंजेस आता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उसको आपको समझना है। तो इसका आंसर ये है कि बाय मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम इंक्रीजेज। मतलब किसी भी ग्रुप के अंदर आप क्या जाएंगे? टॉप टू बॉटम जाएंगे या अप टू डाउन जाते हैं। तो जो मतलब किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी जो होती है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ओके, अब इसका क्वेश्चन 2 है कि हाउ विल दिस टेंडेंसी चेंज इन अ पीरियड। अब
मतलब किसी भी पीरियड के अंदर जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी जो होती है उसमें किस तरह का चेंजेस आता है। तो ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम डिक्रीजेस। मतलब किसी भी मतलब पीरियड के अंदर आप कैसे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो एटम जो होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो कैपेसिटी जो होती है उसका जो नेचर होता है वो डिक्रीज होता है। अब हमें इन दोनों के अंदर ये रीजन समझना है कि ग्रुप के अंदर और पीरियड्स के अंदर ये जो लूज इलेक्ट्रॉन करने की जो वेरिएशंस जो है वो मतलब इसका रीजन क्या है। अब इसमें ये बताया गया है कि वेरिएशंस ऑफ मेटेलिक प्रॉपर्टी। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसको हम बोलते हैं मेटल, और जो एलिमेंट मतलब मेटल वाली प्रॉपर्टी शो करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो प्रॉपर्टी शो करता है उसे उस एलिमेंट की क्या कहा जाती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी कहते हैं उसको। ओके, तो कोई भी जो पीरियोडिक टेबल्स जो होती है उसके अंदर होते हैं पीरियड्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं। तो उसके अंदर हमें ये समझना है कि पीरियड और ग्रुप्स के अंदर जो मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है उसके अंदर वेरिएशंस क्यों आता है। ओके, तो सबसे पहले हम पीरियड्स के बारे में देखते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस बिकॉज टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्जेस। ओके, मतलब किसी भी पीरियड के अंदर आप क्या जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो डिक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होने का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है। तो इसका रीजन ये बताया है यहाँ पे कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है कि जो एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको वो जो चार्ज है न्यूक्लियर चार्ज वो बहुत ही मजबूती से क्या करता है, पकड़ के रखता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, लूज नहीं हो पाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, और निकलने नहीं पाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है वो डिक्रीज होती है। ओके, तो इसका मेन रीजन यही है कि आप किसी भी पीरियड के अंदर जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल जो होता है वो तो कांस्टेंट रहता है। ओके, तो नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहने की वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के बीच मतलब अंदर जो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो बाहर वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बहुत ही मजबूती से क्या करते हैं, पकड़ के रख लेते हैं। ओके, तो इसकी वजह से ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो आपको ये होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इजी वे में क्या होते हैं, निकल नहीं पाते हैं। ओके, ये एलिमेंट निकाल नहीं पाता है इन इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या होगा, उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर। अब आप ग्रुप के अंदर देखेंगे कि ग्रुप के अंदर जैसे क्या जाएंगे, आप अप टू डाउन जाते हैं, तो एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ओके, न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस, this increases the tendency of an atom to lose valence electrons, hence metallic characters increases। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जब आप किसी भी ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं तो जो न्यूक्लियस और जो सबसे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज जो होता है उन एलिमेंट का, वो इंक्रीज होता है। ओके, इस एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने की वजह से जो अंदर सेंटर के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स होता है या न्यूक्लियर चार्ज जो होता है उनका जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो डिस्टेंस जो होता है ना वो काफी दूर हो जाता है। ओके, तो न्यूक्लियर जो चार्ज होगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इतनी मजबूती से मतलब अपनी तरफ पुल नहीं कर पाएगा, पुल का मतलब खींच नहीं पाएगा। ओके, तो उस न्यूक्लियर चार्ज के अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि यदि सेंटर के अंदर न्यूक्लियर चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या कर रहा है कि अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है, तो मतलब वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उस एटम से वो आसानी से क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। ओके, तो इससे अगर कोई भी एलिमेंट के अंदर यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजी वे में मतलब निकल रहे हैं तो उसका जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि मेन रीजन ये है कि जैसे जैसे ग्रुप के अंदर आप अप टू डाउन जाते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ शेल जो होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर ऑफ शेल जो होता है
वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने की वजह से जो उनका मतलब एटम का जो एटॉमिक साइज होता है वो बढ़ जाता है। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज जो होते हैं वो बाहर वाले जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ नहीं खींच पाता है, और वो मतलब इजी वे में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देना चालू कर देते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। अब आप इसी को मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको ये देखना है कि मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ग्रुप के अंदर जैसे जैसे आप जाओगे तो ये आपको पिक्चर्स में भी पता चल जाएगा कि जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जा रहे हैं तो जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। ओके, इसका यही रीजन है कि इसके अंदर जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाते हैं एटॉमिक साइज जो होता है वो एलिमेंट का बढ़ता है इस वजह से। ओके, तो इजी वे में क्या होता है कि एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा कि जो नंबर ऑफ शेल जो होगा वो मतलब कांस्टेंट रहता है और एटॉमिक साइज जो होता है वो छोटा होता जाता है। और उसकी वजह से क्या होते हैं जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, मतलब इस डायरेक्शन में जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो डिक्रीज होगा। अगर इस तरफ जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होगा वो इंक्रीज होगा। क्लियर। तो इसके अंदर यही समझाया गया है कि जो पीरियोडिक टेबल्स जो होती है उसके अंदर यहाँ जो लेफ्ट साइड जो होती है यहाँ पे क्या होते हैं सारी मेटल्स होती हैं, और जो राइट साइड होता है उसके अंदर नॉन मेटल्स होती है। तो नॉन मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती है। इस पिक्चर्स के अंदर ये भी बताया गया है कि जो जनरल ट्रेंड्स ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट, मेटेलिक कैरेक्टर्स इज अपोजिट द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। मतलब इसमें क्या होता है कि जो नॉन मतलब जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स के क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। जैसे आप किसी भी ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और इस तरीके से डाउन टू अप जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इंक्रीज होता है। इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम पीरियोडिक टेबल के अंदर तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीज हो रहा है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने की वजह से ही क्या होता है कि ये जो राइट साइड होता है ना इसके अंदर नॉन मेटल्स होती है। ओके, और मतलब ये मेन रीजन है इसका भी। ओके, और जैसे जैसे हम किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या जाते हैं राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। इसी वजह से जो लेफ्ट साइड जो होता है आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होती है मेटल्स प्रेजेंट होती है। ओके, यदि आपको इस एक्टिविटी 5.10 के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 5 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की एक्टिविटी 5.11। ओके, इस एक्टिविटी का क्वेश्चन 1 है कि हाउ वुड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स चेंज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। मतलब कोई भी पीरियड जो होता है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो होती है उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उसको हम बोलते हैं पीरियड्स। ओके, उसमें भी आपको कैसे जाना है लेफ्ट टू राइट जाना है, और लेफ्ट टू राइट जाते जाते आपको ये देखना है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की जो कैपेसिटी जो होती है उसका जो टेंडेंसी होता है उसके अंदर किस तरह का चेंजेस आपको देखने को मिलता है। ओके, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन चेंज करने की जो टेंडेंसी जो होती है उसको हम मतलब उस एलिमेंट का बोलते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। क्लियर। तो पीरियड्स के अंदर हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होता है इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, इसे हमें समझना है। द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड अप टू 17 ग्रुप, इट डिक्रीजेज इन 18 ग्रुप। मतलब जब आप किसी भी पीरियड के अंदर कैसे जाएंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन लेने की जो कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है उस एलिमेंट के अंदर इंक्रीज होती जाती है, और ये जो नेचर जो होता है वो सिर्फ 17 ग्रुप तक ही क्या होता है इंक्रीज होता है, और जब 18 ग्रुप जो आता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की जो कैपेसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। तो ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मतलब 18 ग्रुप जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की जो कैपेसिटी जो होती है वो या उनका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो मतलब डिक्रीज क्यों होता है। तो इसका रीजन ये है कि जो 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
या तो 2 होता है या फिर 8 होता है। और ये और मतलब जब किसी भी मतलब ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या होता है कि उसका जो वो शेल जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो उसको उस कंडीशन के अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है और ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। तो इसीलिए जो 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर वो ना तो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है और ना ही नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होता है वो शो करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, अब इस एक्टिविटी का क्वेश्चन 2 है कि हाउ वुड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन चेंज एज यू गो डाउन अ ग्रुप। मतलब किसी भी ग्रुप के अंदर क्या होता है कि जब आप अप टू डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो लेने की जो नेचर जो होता है मतलब या उसका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है उसके अंदर आप किस तरह का चेंजेस आता है। तो इसका आंसर है कि द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस एज वी गो डाउन अ ग्रुप। मतलब जब भी किसी आप ग्रुप के अंदर क्या जाएंगे, अप टू डाउन जाओगे, तो उसका जो मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की जो कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। ओके, अब हमने देखा कि वेरिएशंस ऑफ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। अब हम इसको समझते हैं कि मतलब जब भी हम किसी ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं और पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो क्या होती है प्रॉपर्टी जो होती है उसके अंदर वेरिएशंस पाए जाते हैं। तो इसका अब हम रीजन समझते हैं। इस एक्टिविटी का जो मेन कंसेप्ट है कि हमें वो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो इन एलिमेंट के अंदर वेरिएशंस आ रहा है, तो वो वेरिएशंस क्यों आता है वो समझाना ही इस प्रॉपर्टी का मेन कंसेप्ट है। तो कोई भी सबसे पहले नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है मतलब लेता है उसको हम बोलते हैं मतलब उस एलिमेंट को हम बोलते हैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट, और जो ये कैरेक्टर शो करता है उसको हम बोलते हैं नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। ओके, अब हम पीरियड के अंदर देखते हैं कि किस तरह का वेरिएशंस आता है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्जेस। ओके, मतलब किसी भी मतलब पीरियड के अंदर आप क्या जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ओके, तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है उसके अंदर क्या होता है, डिक्रीज होता है। कहने का ये मतलब हो गया है कि जो पीरियड्स जो होते हैं उसके राइट साइड के अंदर क्या होती है, नॉन मेटल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ओके, तो इसका ये है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो एलिमेंट्स जो होते हैं उसके नंबर ऑफ शेल जो होता है वो सेम रहता है। पहली बात, ओके, लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है, तो जो उनका जो एटॉमिक साइज जो होता है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, कम होता जाता है। कम होने की वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या करता है कि वैलेंस शेल के अंदर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लेने की क्या करता है, उसकी कैपेसिटी जो होती है, उसका जो नेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये इसका मेन रीजन है कि एक तो नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है, उसकी वजह से क्या होता है कि एटॉमिक साइज छोटा होता है। एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से जो ये न्यूक्लियर चार्ज होता है ना एटम के सेंटर के अंदर, वो क्या करता है कि वैलेंस शेल के अंदर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की क्या करता है, नेचर मतलब उसका और ज्यादा मतलब क्या था, लालच, मतलब जो आप समझ लीजिए इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हम ग्रुप में देख लेते हैं कि एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इंक्रीजेस, न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस, this decreases the tendency of an atom to gain an electron, its valence shell non metallic character decreases। मतलब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच का जो डिस्टेंस जो होता है, जिसको हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब ग्रुप के अंदर आप अप टू डाउन जाते हैं तो एलिमेंट का क्या होता है, जो साइज जो होता है वो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से जो उनका जो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने पास पुल नहीं कर पाता है। ओके, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया है, तो इसकी वजह से जो न्यूक्लियर जो होता है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से खींच नहीं पाता है। तो इससे क्या होता है कि जो वैलेंस शेल के अंदर जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो डिक्रीज होगा तो वो बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो वैलेंस शेल के अंदर और ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को मतलब
मतलब खींचने की जो कैपेसिटी जो होगी वो उसके अंदर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो जो साइज जो होता है ना वो बढ़ रहा है उनका उस कंडीशन के अंदर। तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी उनकी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इसीलिए जो ग्रुप के अंदर आप अप टू डाउन जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होता है वो डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर। अब इस पिक्चर से हम और समझ लेते हैं कि ये पिक्चर्स जो है इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि जो मेटेलिक और जो नॉन मेटेलिक जो नेचर होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, अगर किसी ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो रहा वो इंक्रीज हो रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, क्योंकि नंबर का जो एलिमेंट का जो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। इसी तरीके से आप डाउन टू अप जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होगा वो बढ़ेगा। ओके, क्योंकि इसके अंदर एटॉमिक साइज जो होगा वो क्या होगा, मतलब कम होगा इस कंडीशन के अंदर डाउन टू अप जाएंगे। इसी तरीके से यदि आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब जो मतलब राइट साइड के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखते हैं, तो मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स शो करेंगे, लेने की क्षमता रखते हैं। ओके, इसी तरीके से आप पीरियड के अंदर राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होता है, मतलब जो लेफ्ट साइड के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखते हैं। क्लियर। अभी तक हमने जितनी भी एक्टिविटी करी है 5.1 से 5.10 तक, उसके अंदर एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल्स जो होते हैं उसके एलिमेंट का क्या बताया गया है, यहाँ पे समरी बताई गई है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ये आपके हैं पीरियड्स, इधर जो है ये पीरियड्स को शो कर रहे हैं और इधर जो है ये ग्रुप्स को शो कर रहे हैं। तो ग्रुप के अंदर किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं वो बताया गया है कि जैसे मतलब पीरियड के अंदर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी आपके लिए नया कंसेप्ट है कि मतलब साइज छोटा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जो होता है वो बहुत मुश्किल होगा, उसको ज्यादा एनर्जी देके हमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो इंक्रीज होगी, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो बढ़ते जाते हैं, मतलब एक एक करके बढ़ेंगे। ओके, और जो नंबर ऑफ शेल जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, इसी तरीके से आप ग्रुप में जाएंगे तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि जैसे ग्रुप में आप अप टू डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन शेल इंक्रीज होते हैं एक एक करके, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो सब में एक जैसा रहता है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये सब जो है एटॉमिक साइज से रिलेटेड है। ओके, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी डिक्रीज होगी। साइज अगर क्या होगा, बड़ा होता जाएगा तो उसके अंदर इस तरह के चेंजेस आएंगे, और जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होंगे वो डिक्रीज होंगे, और जो मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होंगे वो अप टू डाउन जाएंगे तो इंक्रीज होंगे। ओके, तो अब ये हमने पीरियोडिक टेबल्स पढ़ी हैं, उसकी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी होती है, मतलब हर चीज का मतलब उसके अंदर कुछ अच्छा होता है कुछ कमी भी रहती है। ओके, तो इसकी मेरिट्स क्या है पीरियोडिक टेबल की, कि एक तो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है जिससे सारे एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं अच्छे से मतलब अरेंज कर पाए थे। ओके, पोजिशंस ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सारे एलिमेंट को उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से क्या रखा गया था, अरेंज किया गया था। ओके, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज शो ग्रेजुअल वेरिएशन एट द रेगुलर इंटरवल्स, जो पीरियोडिक प्रॉपर मतलब जो मतलब टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट थे उनके अंदर जितनी भी मतलब प्रॉपर्टीज थी उनको अंदर जो वेरिएशंस तो उनके अंदर पीरियोडिसिटी शो की गई थी। ओके, मतलब जैसे आप किसी भी ग्रुप के अंदर जाएंगे तो मतलब कोई कैरेक्टर्स जो होगा, कोई ट्रेंड जो होगा या तो वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। इसी तरीके से पीरियड के अंदर एलिमेंट का कोई जो भी कैरेक्टर्स होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। फोर्थ है कि इट इजियर टू रिमेंबर, अंडरस्टैंड एंड रिप्रोड्यूस, मतलब इस पीरियोडिक टेबल से हम किसी भी एलिमेंट को उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और उसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती है उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, इजी वे में रिमेंबर कर सकते हैं। सपोज हमने एक ग्रुप के बारे में पढ़ा है, तो यदि हमने एक ग्रुप के बारे में पढ़ लिया तो उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। इसी तरीके से एक पीरियड के बारे में पढ़ा तो उस पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ओके, इसके कुछ डीमेरिट्स भी थे कि जो पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, मतलब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। ओके, क्योंकि उसकी जो सिमिलरिटी जो होती है वो एल्कली मेटल हाइड्रोजन मतलब काफी ग्रुप्स या मतलब एलिमेंट से मिलती थी। फेल्स टू अकोमोडेट
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब अभी तक जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट थे उनकी जो पोजीशंस जो होती है वो मतलब उनको सही एग्जैक्ट बताने में क्या रहे थे, फेल रहे थे। ओके, फ्यू एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ ऐसे एलिमेंट भी थे उस पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अरेंज नहीं कर पाए थे। ये मतलब जो है ना, ये सब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में है। ये आपके इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन ये जो चीज है आपको इस पिक्चर से क्या है कि बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, और इस पिक्चर्स को आप बार बार बनाएंगे तो आप सारी जो इसकी जो ट्रेंड्स है उसको कर पाएंगे। ओके, यदि आपको एक्टिविटी 5.11 के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।